हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हो। आज हम शुरू कर रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और बच्चों, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या चीज़ हैं, इनके अंदर सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह चीज़ें आती हैं। ऑप्टिकल लाइट से रिलेटेड है। इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट डिवाइस होते हैं जो बेसिक चीज़ क्या यूज करते हैं, आई। तो सबसे पहली बात आती है कि आई, हमारी आँख। अब उधर नेक्ड आई जो होती है वो आपको पता है बहुत दूर की चीज़ भी देख सकती है और पास की भी देख सकती है। एक छोटा बच्चा होता है, वो कोई चीज़ देख रहा है तो उसकी नियर पास की जो डिस्टेंस है वो 7-8 सेंटीमीटर के आसपास होती है। थोड़ा बड़ा होता जाता है, डिस्टेंस बढ़ती जाती है। तो एवरेज आउट देखा जाए तो 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर के ऊपर वो किसी चीज़ को सही देख सकते हैं। जैसे आप लोग बुक पढ़ते हो तो नियरली 25 सेंटीमीटर पर अगर वो रखी होगी तो आप उसको क्लियरली पढ़ पाओगे। कम ज़्यादा हुई तो नहीं पढ़ पाएंगे। इसको बोलते हैं नियर डिस्टेंस, नियर भाषा में लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन, अच्छे से क्लियर देखने के लिए। और फार पॉइंट काफ़ी दूर की चीज़ें हम देख सकते हैं। तो जनरली इसके अंदर होता क्या है, आई जो होती है, आई, उसमें आई लेंस होता है। किसकी बात करते हैं हम, आई लेंस की। आई लेंस फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है, फिब्रस जेल, फिब्रस जेल का बना होता है। हमारा जो आई लेंस होता है वो फ्लेक्सिबल फिब्रस जेल का बना होता है, ठीक है। जनरली ये इस टाइप से होता है। देखो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, इस टाइप से। यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है सिलियरी मसल्स, ये सिलियरी मसल्स होती हैं जो इनको बांध के रखती है। और यहाँ पे इसके पास ये रेटिना होता है। क्या होता है बेटा, ये रेटिना। ये आई लेंस है, ये सिलियरी मसल्स हैं जिससे बंधा होता है रेटिना। सिलियरी मसल्स जो होती हैं कैन बी रिलैक्स्ड और कॉन्ट्रैक्ट। सिलियरी मसल जो है वो रिलैक्स होती हैं तो वो नॉर्मल पोजीशन होती है इसकी, और वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो स्फेरिकल शेप ले लेता है। ये मेरी बात समझ रहे हो। तो सिलियरी मसल्स के अकॉर्डिंग इसकी शेप चेंज हो जाती है। आई लेंस जो होता है एट नॉर्मल पोजीशन, सिलियरी मसल्स आर रिलैक्स्ड। सिलियरी मसल रिलैक्स होती हैं, रिलैक्स होती हैं तो ये नियरली फ्लैट सा होता है, इस टाइप से, ठीक है। नियरली फ्लैट होता है। फ्लैट होता है तो क्या होगा, देखो अगर मान लो ये फ्लैट पोजीशन है और ये ऑब्जेक्ट है, सुनना ध्यान से, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज इस टाइप से बनेगी। मेरी बात समझ रहे हो। ए यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं विजुअल एंगल। थीटा इज विजुअल एंगल। बताऊंगा इसके बारे में। सबसे पहली बात ये है, रेटिना, इमेज कहाँ बनती है, रेटिना, इमेज रेटिना के ऊपर बनेगी इस टाइप से, क्लियर। तो जब सिलियरी मसल रिलैक्स होती हैं तो दूर की डिस्टेंस, हम दूर का कोई भी ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। तो फार पॉइंट जो होता है इन्फिनिटी पे होता है। मेरी बात समझ रहे हो। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, आई की। तो हमारी आंख है, उसमें लेंस होता है, सिलियरी मसल से वो बंधा होता है, पीछे की साइड रेटिना होता है, इसके ऊपर इमेज बनती है। सिलियरी मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, इसकी वजह से आई लेंस फ्लैट होता है या स्फेरिकल, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, व्हेन सिलियरी मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड, eye lens becomes spherical to have small focal length। ये अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये थोड़ा इस टाइप से हो जाएगा, इस टाइप से, समझ रहे मेरी बात। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, फोकल लेंथ स्मॉल हो जाएगी। फोकल लेंथ स्मॉल हो जाएगी तो टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। तो अगर मैं पास की कोई चीज़ देख रहा हूँ, जैसे मैं ये पेन देख रहा हूँ, तो ये पेन अगर देख रहा हूँ
तो सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी और आई लेंस स्फेरिकल होगा, इसकी वजह से फोकल लेंथ स्मॉल होगी। और अगर ये लीस्ट डिस्टेंस पे 25 सेंटीमीटर पे तो सीधी इमेज रेटिना के ऊपर बनेगी और हम इसको देख पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? और अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, जैसे मान लो काफ़ी दूर 500 मीटर पे एक पेड़ है, मैं उसको देख रहा हूँ, तो वो काफ़ी दूर है, तो दूर के लिए सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी, रिलैक्स होंगी। रिलैक्स होंगी तो नॉर्मल, ये बात समझ में, रिलैक्स पोजीशन बोलेंगे इसको। रिलैक्स पोजीशन पे नॉर्मल रहेगी और ये स्फेरिकल तो होगा, जो कर्व्ड है लेकिन कम होगा, नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट रेस सीधी निकल जाएगी। तो ये विजुअल एंगल ऑलमोस्ट सेम रहेगा। दूर की चीज़ें देखने के लिए फोकल लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है और पास की चीज़ों के लिए फोकल लेंथ कम हो जाती है। इसी वजह से हम दूर की चीज़ें और पास की चीज़ें देख पाते हैं, क्योंकि हमारी आई का जो लेंस होता है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन। इसी चीज़ को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन। बताता हूँ अभी, एक टर्म डिफाइन करते हैं, एकोमोडेशन या पावर ऑफ एकोमोडेशन। इट इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज its focal length. Ability of eye lens to change its focal length to form clear image at retina. मेरी बात समझ में आ गई होगी? कैसे होता बताया मैंने अभी। फोकल लेंथ कम कब होगी? जब सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी और वो स्फेरिकल होगा, इमेज क्लियर बनेगी रेटिना पे। उसी टाइप से अगर दूर का ऑब्जेक्ट है, फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो सकती है कि ऑलमोस्ट फ्लैट हो सकता है वो, तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? ठीक है। इसी टाइप से एक टर्म, तो फोकल लेंथ कम ज़्यादा कैसे होती है समझ में आ गया? स्फेरिकल हो जाएगा या कम लीस्ट स्फेरिकल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम बताते हैं फार पॉइंट। फार पॉइंट का मतलब ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर होता है, कहाँ होता है? इन्फिनिटी पे। और नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, एवरेज आउट 25 सेंटीमीटर में होता है। तो मैंने बताया अभी छोटे बच्चे के लिए 7, 10, 12 इस चेंज होता रहता है, एज बढ़ती है तो फार पॉइंट में शिफ्ट होता है। एवरेज आउट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और आपको पता है जब हमारी आंखों का नियर पॉइंट वगैरह फार पॉइंट वगैरह चेंज होता है तो हमें चश्मे लगाने पड़ते हैं, स्पेक्स लगाते हैं हम लोग, क्योंकि स्पेक्स से चेंज हो जाता है हमारा नियर पॉइंट या फार पॉइंट। 25 सेंटीमीटर से दूर हो गया तो 25 सेंटीमीटर पे लाने के लिए हम उसके लिए लेंस यूज करते हैं, इसलिए आंखों में हमारे लेंस लगते हैं। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई? ओके। अब एक बात आती है कि हमने अभी विजुअल एंगल की बात की थी, वो क्या होता है? अगर ऑब्जेक्ट, सिंपल माइक्रोस्कोप लिखा था, पढ़ेंगे अभी। विजुअल एंगल, विजुअल एंगल क्या होता है? देखो, ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है, या एक काम करो ऐसे समझो इसको, सपोज करो ये मेरे पास इस टाइप से ना रेटिना है और ये आई लेंस है इस टाइप से। ठीक है भाई, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से एक रे आई तो इमेज कहाँ बनेगी? रेटिना पे। यहाँ इमेज बन रही है, हाँ या ना? इमेज कहाँ बन रही है बेटा? रेटिना पे। तो ये थीटा क्या होगा? विजुअल एंगल। तो एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, इट इज द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट हो, इमेज भी हो सकती है, एट आई, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि आगे हम यूज करने वाले हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, एंगल पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना? एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एंड इमेज एट आई, आई के ऊपर, क्योंकि इमेज यहीं से बनने वाली है। जनरली फाइनल इमेज की बात करते हैं, क्योंकि अगर लेंस एक से ज़्यादा है
तो फर्स्ट की इमेज सेकंड का ऑब्जेक्ट, तो आपको पता है। अगर मान लो ऑब्जेक्ट दूर हो तो देखो ध्यान से, अगर मान लो ऑब्जेक्ट दूर ले लिया जाए तो क्या होगा, देखो इमेज बड़ी बनेगी। तो विजुअल एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट जितना दूर है, बड़ा है, उतना ही विजुअल एंगल बड़ा होगा, तो इमेज वहीं बनेगी। बात समझ रहे हो ना। तो विजुअल एंगल किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विजुअल एंगल। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा विजुअल एंगल उतना ही बड़ा होगा। जनरली मैं बोलूं एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, तो विजुअल एंगल बोल दो उसको, एक ही बात है। एक सिंगल वर्ड आ गया, बात वही है। ठीक है भाई, जनरली हमें पता होना चाहिए कि विजुअल एंगल होता क्या है, अदरवाइज हम सिंपल बोल सकते हैं एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, एंगल मेड बाय इमेज एट आई। क्लियर? ओके, चलो अब शुरू करते हैं हमारा काम, सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट अ कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस। इसके अंदर कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस होता है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, so a virtual, erect and magnified image is formed। ठीक है भाई, वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी, मैग्नीफाइड, क्योंकि ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है। आपने पीछे पढ़ा हुआ इसके बारे में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपको पता है ना। ऑब्जेक्ट अगर फोकस और एफ और 2f के बीच में होता है तो इमेज रियल बनती है, और 2f और इन्फिनिटी के बीच में होता है तो भी रियल बनती है। बट सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होता है तो वर्चुअल बनती है। तो वर्चुअल में ये बनी, बड़ी इमेज बनती है। इट इज यूज्ड टू सी टीनी, मतलब स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखें काम आता है। लाइक ज्वेलर्स, सोनार की दुकान पे जाते हो, कोई भी चीज़ आप लेते हो, रिंग वगैरह, चेन वगैरह, तो हॉलमार्क का लगा होता है। छोटी जगह पे स्टैंप लगी होती है एक, और मोहर लगी होती है। उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो उसको एक लेंस होता है उनके पास, मैग्नीफाइंग सिंगल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, और मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है ना। तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास से वहाँ पे स्टैम्प दिखाई देती है आपको, वो कितना कैरेट, 92.94.4 ऐसा कुछ। तो ज्वेलर्स, ठीक है। और स्टूडेंट्स इन साइंस लैब, साइंस लैब में स्टूडेंट यूज करते हैं टू सी वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल देखा होगा आपने, उसकी रीडिंग लेने के लिए इसका यूज करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी छोटी छोटी लाइनें होती हैं, दिखाई नहीं देती बच्चों में, बच्चे देखने में कुछ गलती कर देते हैं, इसलिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं, इससे वो बड़ा बड़ा दिखाई देता है। क्लियर बात समझ में आ गई? तो सिंपल माइक्रोस्कोप है। अब इसमें कुछ कमी भी है, क्या होती है वो देखेंगे, पहले देखते हैं ये होता कैसे। बेसिक बेसिक बात समझ में आ गई। कॉन्वेक्स लेंस होता है भाई, एक ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है पता लग गया। तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? रे डायग्राम। देखो भाई, इसमें हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, इस टाइप से, ये सेंटर हो गया, ठीक। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया ए बी, इस ऑब्जेक्ट से एक रे गई ऐसे, एक रे गई ऐसे। इसको अगर मैं लेके आऊँ तो ये ऐसे आती है वर्चुअली। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको हम अगर ड्रॉ करें तो वर्चुअली ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है भाई।
इधर से इसको मैं लेके जाऊँ तो इन्फिनिटी से यार ये कहाँ मिलेगी, फोकस पे, तो ये ऐसे इधर जाएगा। तो इसको मैं अगर ऐसे ले जाऊँ तो ये यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, ये यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नेवर मीट, और मैं कह सकता हूँ डाइवर्जिंग रेज। डाइवर्जिंग रेज है तो वर्चुअली इधर, दूसरा यहाँ पे ना आई लेंस रखा होता है, आई। एक्चुअली आई को लेंस के बिल्कुल क्लोज रखा जाता है, आपके लेवर ने यहाँ बना दी, एक्चुअली बिल्कुल क्लोज होता है। माइक्रोस्कोप में देखा और लैब के अंदर आई बिल्कुल क्लोज रखते हैं ऑब्जेक्टिव के। इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोल देते हैं, आई लेंस बोल, क्योंकि एक ही लेंस है यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव बोलो, आई बोलो, जनरली आई लेंस बोल देते हैं। अब दोनों यहाँ मिल रही हैं, ये यहाँ से मैंने ये इमेज बना दी, ये ए है, ए डैश बी डैश। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू, क्लियर। अब अभी हमने पढ़ा, हमारी आंखें जो होती है उसका नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, तभी हमें दिखाई देगी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज, ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज दोनों ही 25 सेंटीमीटर पे होना चाहिए, तभी इमेज क्लियर दिखाई देगी, नहीं तो नहीं दिखाई देगी। तो फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक जगह होना चाहिए। ठीक है, तो इसको वी बोल दो या डी बोल दो, एक ही बात है, लीस्ट डिस्टेंस। डी क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, शॉर्टकट में LDDV बोलते हैं। ठीक है, ओके भाई, इतनी बात समझ में आ गई। ये V हो गया, D हो गया, थोड़ा पास कर लेते हैं इसको। V = D। ठीक, अगर मैं थोड़ी कंस्ट्रक्शन करूँ तो देखो ध्यान से, इमेज का एंगल मैंने बना दिया बीटा, इमेज का एंगल मैंने क्या बना दिया, बीटा। तो जरा मैं सोच के देखूं, ये मैंने ऐसे बनाया, ये ऑब्जेक्ट है AB, A डैश B डैश। ठीक है भाई, ये U और ये D, ये एंगल बीटा। तो अब देखोगे तो बीटा क्या आ रहा है आपके पास, बीटा आ रहा है, इसको मान लो H ऑब्जेक्ट H इमेज, H0/U बोल सकते हैं, एंगल = आर्क अपॉन रेडियस स्मॉल के लिए, और दूसरा HI/D भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंगल = आर्क ओवर रेडियस, क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस जो होती है आपको पता है, स्मॉल डिस्टेंस है उसको कर्व भी मान सकते हैं, ये तो आपको पता है, एंगल स्मॉल है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एंगल = आर्क अपॉन रेडियस। या फिर मैं आपको ये कह सकता हूँ, बीटा इज स्मॉल सो बीटा कंपेरेबल टू tan बीटा। हाँ या ना, एंगल स्मॉल होता तो ऐसे लिख सकते हैं, तो बीटा है, इसको tan बीटा कर दो, चलेगा। बीटा tan बीटा, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस, यूज कर सकते हैं। हाँ या ना, यस। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। अब कंडीशन ये कहती है कि फाइनल इमेज ये, ऑब्जेक्ट ये, दोनों ही 25 पे होने चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मिला देता हूँ यहाँ पे, इसको नाम दे दिया A1, तो ये भी ऑब्जेक्ट हो गया A1 B डैश, और ये एंगल बीटा मैं यहाँ लिखूँ, ये यहाँ लिख दिया, तो ये भी यहाँ जाके एंगल बनाएगा, तो ये एंगल क्या हो गया, अल्फा। ऑब्जेक्ट का एंगल क्या हो गया, अल्फा, तो इसको मैं यूँ बना सकता हूँ, अल्फा। और ये ऑब्जेक्ट है A1 B डैश, डिस्टेंस D, H0, क्योंकि ये हाइट H0 है और ये HI थी, समझ रहे हो ना, पर ये तो H0 ही है, सेम हाइट है, तो ये क्या बोलेगा, इसको क्या बोलें, इसको बोलेंगे अल्फ़ा कंपेरेबल टू tan अल्फ़ा H0/D। हाँ या ना, चलेगा। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस, ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज, फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट एक ही जगह होनी चाहिए, इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। tan अल्फ़ा tan बीटा निकाल लिया,
बीटा इज द एंगल मेड बाय फाइनल इमेज एट आई बोलेंगे इसको। अल्फा इज द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। अल्फा ऑब्जेक्ट का एंगल, बीटा इमेज का एंगल एट आई। क्लियर। और बीटा से दो चीज़ें निकल रही थी, दोनों निकाल दी मैंने। क्लियर है। अल्फा और बीटा दोनों स्मॉल एंगल है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। अल्फा और बीटा दोनों स्मॉल एंगल है क्योंकि लेंस भी छोटा है, थिन लेंस है। क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, स्मॉल एंगल बनेगा। इतनी बात समझ में आ जाती है तो मैं इन सब को नोट कर लिया होगा आपने। अब हम मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करेंगे। मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ, तो मैं आपको दोनों बताता हूं। एंगल मेड बाय इमेज एट आई टू एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। इमेज ने, इमेज थी ना, आई पे कितना एंगल बनाया, ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल बनाया, लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। और अगर मैं लिखूं विजुअल एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट मेड बाय इमेज, पहले इमेज बनाएगी। विजुअल एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंट विजन, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो लेकिन फाइनली वहाँ लेना है जहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस हो, और इमेज वहीं बननी है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ये सारी बातें समझ में आ गई। तो देखो, इसको मैं हटा देता हूँ डायग्राम को, अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। मैग्नीफाइंग पावर, एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, मैग्नीफाइंग पावर, इसको एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी बोलते हैं। एंगुलर मैग्नीफिकेशन। अब ये क्या होता है? बीटा बाई अल्फा, अल्फा बीटा स्मॉल, सो कंपेरेबल टू टेन बीटा बाई टेन अल्फा। अब देखो भाई, टेन बीटा क्या है? ये भी और ये भी, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना अपने को, हम ये यूज करेंगे एच नॉट बाई यू। अल्फा टेन अल्फा, अल्फा टेन अल्फा एच नॉट बाई डी, ठीक, कैंसिल डी बाई यू। तो मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या आ गया? डी बाई यू। डी इज वेयर डी इज 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर। डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, कभी भी न्यूमेरिकल आ जाए तो डी 25। ठीक है भाई, अभी ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखो भाई, हमारे पास दो केस आते हैं। क्या आता है हमारे पास? दो केस। केस वन, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्स एट लीस्ट डिस्टेंस। फाइनल इमेज अगर लीस्ट डिस्टेंस पे बनती है तो देखो, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u 1/f। हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, ध्यान रखना। तो पुट u इक्वल टू माइनस यू ई, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस बोलो आई लेंस बोलो एक ही बात है। v इक्वल टू माइनस डी, क्योंकि डिस्टेंस लेंस से पीछे की तरफ थी, u भी पीछे था और v और d ये भी पीछे था, तो माइनस यूज कर रहे हैं हम इसमें। ठीक है। f कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो 1 माइनस डी माइनस 1 माइनस यू ई इक्वल टू 1/f। ठीक है भाई, तो माइनस माइनस प्लस 1/u ई 1/f प्लस 1/d। ठीक, तो u और u ई बराबर है, एक ही बात है।
फर्स्ट क्या बन जाएगी, m इक्वल टू डी बाई यू, डी बाई ये 1/u कितना है 1/u, बोलो 1/u ही एक ही बात है, समझाने के लिए लिख दिया मैंने दोबारा ये। तो d 1/u की वैल्यू क्या है 1/f प्लस 1/d, हाँ या ना। तो m यहाँ से d कॉमन ले लो, d कॉमन लेंगे तो 1 प्लस d/f, d से d कैंसिल, 1 प्लस d/f। क्या मेरी बात समझ में आई, 1 प्लस d/f, f इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। कुछ बुक्स में f ही मिल जाएगा, लेंस तो एक ही है, कुछ भी लिखो 1 प्लस d/f ही। अगर आप u को u ही कर रहे हो, अगर आप u को u ही लिखोगे तो f को f ही भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। f इक्वल टू एफ ही, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, f को f ही कर दो, टेंशन खत्म। ये लो, कोई किसी टाइप टेंशन नहीं, m इक्वल टू 1 प्लस d/f ही। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आ गया सिंपल माइक्रोस्कोप का, जब फाइनल इमेज कहाँ बने, लिस्ट डिस्टेंस पे। ये चीज़ समझ में आ गई, d/u या d/u ही, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो यहाँ से u की वैल्यू निकाल लो, पुट कर दो, सिंपल। आई थिंक मेरे ख्याल से कर लोगे। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं जनरली, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सीबीएसई और बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। सेकंड, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। यहाँ देखो, सिंस जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बनेगी तो 1/v 1/f माइनस 1/u, सॉरी फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/v माइनस 1/u 1/f, सिंपल लेके चलो, ठीक है। v इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इमेज तो पीछे बढ़नी, अरे बोलो u इक्वल टू माइनस u ई, f इक्वल टू एफ ई, क्या बनेगा, हो गया ये 0, तो u ई इक्वल टू एफ ई आ गया। फर्स्ट क्या बनेगा, m इक्वल टू डी बाई यू ई था, तो d/f ही। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। तो फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी में बनती है तो m इक्वल टू d/f ही। फाइनल इमेज जब लिस्ट डिस्टेंस में बनती है, फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, और m इक्वल टू 1 प्लस d/f ही कब लगेगा, फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट रीजन। आई थिंक बात समझ में आ गई। तो फाइनल इमेज कहाँ बने, यहाँ पे। अब एक बात देखो, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई आप लोगों को, कहाँ पे इमेज बनेगी, इन्फिनिटी पे इमेज बननी है बेटा, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, d/f ही। लिस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर बनेगी तो 1 प्लस d/f ही, ठीक है। अब देखो लिमिटेशन, m can be increased by decreasing focal length, but focal length cannot be decreased beyond a limit। फोकल लेंथ को छोटा करते जाओ, f अगर कम होगा m ज़्यादा होगा, इन्वर्सली है, f अगर कम होगा m ज़्यादा होगा, लेकिन f को आप एक लिमिट से ज़्यादा डिक्रीज नहीं कर सकते। सो m कैन बी इंक्रीज्ड अप टू अ लिमिट। मैग्नीफिकेशन को एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो क्या करें, अब ये तो जो आता है ना, वहीं पे साइंटिस्ट सोचते हैं भाई क्या करें क्या करें क्या करें। तो फिर किसी ने पता लगाया कि हम 2 लेंस यूज कर सकते हैं, और 2 लेंस को यूज करेंगे तो
कॉम्प्लिकेट होगा थोड़ा सा, इसलिए उसको बोला कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, मेरी बात समझ रहे हो? कंपाउंड, इतनी बात समझ में आ गई? कंपाउंड पढ़ेंगे, इतनी बात समझ में आ गई। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है समझ में आ गया। मैग्निफिकेशन यहाँ पे एक लिमिट तक बढ़ सकती है, m कैन बी इंक्रीज्ड मैक्सिमम अप टू 10x। मैग्निफिकेशन 10 गुना ज़्यादा तक हो सकती है, 10 टाइम्स हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए, मान लो फॉर ए मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप, कैलकुलेट मैग्निफिकेशन इफ focal length of lens is 5 सेंटीमीटर। लेंस की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो मैग्निफिकेशन बताओ, केस दे दिए, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, सेकेंड केस फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट रीजन। बात समझ में आ गई? तो सॉल्यूशन में देखो, पहला इन्फिनिटी पे है तो डी बाई एफ, डी कितना लेना है 25, एफ कितना होता है फोकल लेंथ 5, कितना आ गया भाई 5। मैग्नीफिकेशन कितना आ गया हमारे पास 5 गुना, 5 गुना बड़ी इमेज बनेगी। सेकंड केस लीस्ट डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला है 1 प्लस डी बाई एफ, तो 1 प्लस 25 डिवाइड बाई 5 कितना आ गया 6, तो 6 गुना। तो ठीक है, इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे अगर फाइनल इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा फोकस में, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा जाएगा तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी इन्फिनिटी पे। तो मैग्नीफिकेशन कितनी होगी 5 गुना अगर फोकल लेंथ 5 है तो, और यहाँ कितना होगा 6 गुना। लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये इसकी एक लिमिटेशन है। सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग ग्लास छोटी चीज़ों को बड़ा करने का काम आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा करने के लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि 10 टाइम्स से बड़ी इमेज नहीं बन सकती। जैसे मान लो 1 mm का कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसको मैक्सिमम 10 mm तक हम देख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर तक, लेकिन उसको ज़्यादा बड़ा करना हो तो इसका यूज नहीं है। समझते हो ना? 1 mm कितना होता है, स्केल होता है हमारा, इस स्केल में ये डिस्टेंस होते हैं 1 सेंटीमीटर टू ये 1 mm होता है। तो इसको बड़ा करके देखेंगे तो इतना बड़ा देख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा हम इसको नहीं कर सकते। करना हो तो सिंपल माइक्रोस्कोप यूज नहीं होगा, नई चीज़ चाहिए, उसका नाम क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो बेटा आज हमने पढ़ा बेसिक्स ऑफ आई लेंस कैसे काम करता है, क्या होता है, फिर सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी बनेगी तो क्या होगा, फाइनल इमेज जब लीस्ट डिस्टेंस में बनेगी तो क्या होगा। डेरिवेशन आपको आना चाहिए, और ये 2 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, फाइनल इमेज इन्फिनिटी, फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस। ठीक है बेटा, इससे बाहर और कुछ नहीं है इसके अंदर। अच्छे से तैयार करो, लेक्चर को तैयार करो, लिख के देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन के लिए न्यूमेरिकल्स। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर के नोटिफिकेशन आते रहें। थैंक यू।